उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। वादी कश्मीर में एनआईए की ताज़ा कार्रवाई जारी, शुमाल और जुनूब में छापामारी। जमात इस्लामी से वाबस्ता अफराद के घर पर एनआईए की छापेमार कार्रवाई। शहर श्रीनगर की ट्रैफिक जाम से उमर अब्दुल्ला भी परेशान। रामबाग फ्लाईओवर की तामीर के बाद भी इंतजामिया ने कुछ इकदाम नहीं किए, उमर अब्दुल्ला का बयान। यूक्रेन जंग का असर हिंदुस्तानी मईशत पर पड़ेगा, हुकूमत का एतराफ, महंगाई बढ़ने का खदशा, हो जाए तैयार। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। वादी कश्मीर में आज एनआईए की टीम काफ़ी सरगर्म नज़र आ रही है। सुबह से ही काफ़ी जगहों पर छापेमार कार्रवाई करती हुई ये टीम नज़र आई और मुख्तलिफ मकामात पर एनआईए की टीम पूरी सिक्योरिटी के साथ पहुंची और छापामार कार्रवाई हो रही है। कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी एनआईए की जानिब से जम्मू कश्मीर में कार्रवाई जारी है और ताज़ा कार्रवाई के दौरान एनआईए ने कश्मीर के मुतअद्दिद अजला में छापे मारे हैं। एनआईए के ज़राए का कहना है कि छापा मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों की मनसूबाबंदी और साजिश के मुतल्लिक एक केस के सिलसिले में मारे गए। उनका मज़ीद कहना है कि पुलवामा, शोपियां, बारामूला, पट्टन के इलाकों में छापे मारे गए हैं। ये छापे कल-ए-आदम तंजीम जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर से वाबस्ता अफराद के घरों पर मारे गए हैं। एनआईए की टीमों ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के हमरा मुख्तलिफ अजला में जमात इस्लामी से वाबस्ता अफराद के घर पर दस्तक दी और छापेमार कार्रवाई की। आपको बता दें कि मरकजी हुकूमत ने 2019 में जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर 5 साल पाबंदी लगा दी। उस पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मी में मुलविस होने का इल्जाम लगाया गया था। अब उस तंजीम से वाबस्ता अफराद के घरों पर छापामार कार्रवाई एनआईए की आज सुबह से चल रही है। गाजी खुर्शीद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गाजी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है? किस इलाके से आप हैं? किस इलाके में कौन कौन से मकामात पर आपके एरिया में छापामार कार्रवाई की जा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह आपने खुद ही कहा कि आज पुलवामा के कई एक इलाकों में एनआईए की तरफ से जो छापामार कार्रवाई सुबह से ही जो शुरू हुई थी, आज का करीबन पुलवामा की मैं जिक्र करूं तो पुलवामा के 3-4 इलाकों में, देहातों में आज ये जो है एनआईए की जो छापामार कार्रवाई है सुबह से ही शुरू की गई थी। तो उसमें मैं सबसे पहले बताता हूं कि पहले पिंगलन पुलवामा में जो छापामार कार्रवाई शुरू की गई, जहां पे एक ये जो है हेल्थ एम्प्लॉय का जो एक घर है, उसके घर पे छापामार कार्रवाई शुरू हुई। ताहम वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स और फोन वगैरह एनआईए की टीम ने अपने साथ लिए और पूछताछ के लिए वहां पे उस एम्प्लॉय को भी अपने साथ लेके गई है। वहीं पे न्यायना पुलवामा में भी दूसरी का ये जो है दूसरा छापा पड़ा, तो तीसरा इधर घूसू पुलवामा में भी और कोई पुलवामा में भी चौथा छापा आज सुबह से ही जो शुरू किया गया था। तो वहां पे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स एनआईए की जो टीम थी उन्होंने अपने साथ लिया और 2-3 लोगों को भी पूछताछ के लिए वो अपने साथ ले गए। वहीं पे मैं बात करूं, ज्यादातर ये जो छापे आज पड़े वो जमात इस्लामी से वाबस्ता जो अफराद है, जो पहले रुकनी जमात थे या जिनकी वाबस्तगी जमात इस्लामिया से थी, तो उनके घरों में ही आज ये छापामारी, आज ये दस्तक दी गई और उनको कई एक लोगों को आज ये जो है टीम एनआईए की टीम ने अपने साथ पूछताछ के लिए ये जो है लिया गया। तो ताहम अभी क्या कुछ सामने निकल कर आएगा। फिलहाल हमारे पास जो रिपोर्ट्स है, जो हमारे पास खबरें हैं, वो यही है कि कुछ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स और फोन्स वगैरह पूछताछ के लिए वो अपने साथ ले गए और 2-3 अफराद को वो अपने साथ लेके गए और ताहम फिलहाल पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह से क्या कुछ सामने आएगा। ऐसे में कितने देर से छापामार कार्रवाई चल रही है और जो गिरफ्तारी हुई है, जिन्हें हिरासत में लिया गया है, क्या सिर्फ शख्सी हिरासत है या फिर कोई कागजात, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी जब्त किए जाने की खबर है आपके पास? देखिए, कार्रवाई के दौरान बैंक अकाउंट से जो उनके पासबुक वगैरह है, मोबाइल फोन्स है, वो सीज किए गए हैं और 2-3 बंदूकों वो अपने साथ ले गए, जिसमें घूसू का जो एक ये जमात इस्लामी से वाबस्ता एक सरगर्म रुकन था, पहले एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी बताया जाता है। वहीं पे पिंगलियन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो भी इसमें शामिल है और तीसरा जो कोयल में भी वहां पे भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सीज किए गए और न्यायना ये जो पुलवामा का इलाका है वहां पे भी ये छापामार कार्रवाई शुरू की गई। अब इस समय की जो मैं सूरत हाल बता दूं तो करीबन कंक्लूड हुआ है और टीम इन इलाकों से वापस निकल चुकी है, लेकिन कुछ लोगों को वो अपने साथ ले गए हैं पूछताछ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया गाजी खुर्शीद। हमारे साथ इरशाद भी जुड़ चुके हैं और राहिर निसार भी जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद, क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात है? आप किस इलाके में हैं और आपके इलाके में किन किन हिस्सों में छापेमार कार्रवाई हुई है और क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात हैं?
बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए जिला शोपियान की, तो आज सुबह ही जो है जिला शोपियान में एनआईए ने जो है वो रेड की। और मैं आपको बता दूं, बिल्कुल यहाँ अगर बात की जाए तो कुछ गांव में भी इस वक्त जो है छापामार कार्रवाई बिल्कुल जो है लगातार जारी है। अगर बात की जाए जो शोपियान का मेन टाउन बनगांव में भी आज सुबह जो है एनआईए ने जो है छापामार कार्रवाई किया है, और वहां पे जो है कुछ दस्तावेज जो उन्होंने अपने साथ लिया। और मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए जो अलग एरिया जो है जैसे डगपोरा है, डीकेपोरा है, हैफ शिरमाल है, जैनापोरा है, इस वक्त भी वहां पे जो है बिल्कुल एनआईए की तरफ से छापामार कार्रवाई बिल्कुल जारी है। जी, यहाँ पे कौन कौन लोग हैं, किनके घर पर छापामार कार्रवाई चल रही है और कितने देर से चल रही है? देखिए, अभी इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है। अलबत्ता मैं बता दूं कि बिल्कुल इस वक्त जो है छापामार कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। अब जो ही कुछ सामने, जो ही ऑफिशियल की तरफ से कुछ सामने आएगा, आपके साथ बिल्कुल शेयर किया जाएगा। यही बताया जा रहा है जो जमात इस्लाम के जो है कुछ जो उनके घर में बिल्कुल इस वक्त जो है छापामार कार्रवाई वो जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद, तफसीलात फराम करने के लिए। राही निसार के पास चलेंगे। राही निसार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राही निसार, आप पट्टन के इलाके में हैं, यहाँ किन किन खित्तों में, किन किन इलाकों में बाज़ाब्ता तौर पर छापामार कार्रवाई चल रही है, कौन सा हिस्सा है, किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और कितने देर से? जी रहमत, देख लीजिए यहाँ पे सुबह सवेरे आज 6 बजे यहाँ पे जो एनआईए की यहाँ पे छापामार कार्रवाई है, और उन्होंने यहाँ पे पटन में 2 लोकेशंस पे छापा मारा है। और साथ साथ में अगर अब अभी की बात करें, अभी अभी यहाँ पे जस्ट वो सर्च जो है वो इख्तिताम पजीर हो गई है, और उन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो भी उनके यहाँ पे मोबाइल या कुछ लैपटॉप वो अभी अपने साथ ले रहे हैं। अगर इस हवाले से हम यहाँ पे बात करें, सुबह 6 बजे यहाँ पे 2 जगहों पे यहाँ पे एनआईए की छापा कार्रवाई, जिनमें यहाँ पे पुलिस भी साथ था, उनको मुकामी पुलिस भी साथ था, और साथ साथ में सीआरपीएफ की बटालियन भी साथ में थी। तो अभी अभी ये इख्तिताम पजीर यहाँ पे हुई है। क्या इख्तिताम के साथ किसी की गिरफ्तारी हुई है, कुछ चीज़ों को जब्त किया गया है, कितने देर तक ये कार्रवाई चली और किन किन के घरों पर क्या कुछ नाम वगैरह सामने आए हैं? देखिए रहमत, ये यहाँ पे 6 बजे सुबह सवेरे यहाँ पे छापा पड़ा है, जिनमें यहाँ पे 2 नाम सामने आए हैं। एक यहाँ पे अब्दुल गनी वानी और पीर तनवीर नामी यहाँ पे उनके घर पे यहाँ पे छापे पड़े, और गिरफ्तारी की कोई इतला नहीं है। अलबत्ता यहाँ पे बताया जाता है कि जो उनके घर में चाहे मोबाइल कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे उनको साथ में लिए गए हैं, मगर गिरफ्तारी के बारे में अभी यहाँ पे कोई इतला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राही निसार तफसीलात फराम करने के लिए। तो वादी कश्मीर में एनआईए की टीम काफ़ी सरगर्म नज़र आ रही है। आज सुबह से ही कई मकामात पर छापामार कार्रवाई की गई। हमने आपको मुख्तलिफ मकामात से अपने नुमाइंदों के ज़रिए तफसीलात फराम की कि अभी तक के क्या कुछ सूरत हाल है। 1-2 मकामात पर छापेमार कार्रवाई ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी बेशतर मकामात पर छापामार कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है मजमूई तौर पर जो सूरत हाल निकल कर आ रही है, चाहे वो पुलवामा की हो, शोपियाँ की हो, बारामूला की हो, पट्टन की हो, इन इलाकों में जो छापामार कार्रवाई की जा रही है या की गई है, ये सब के सब जमात इस्लामी से वाबस्ता अफराद के घरों पर या उससे जुड़े हुए लोगों के घर पर छापामार कार्रवाई की गई है। और इन सब पर कहीं ना कहीं शुकों व शुबहात हैं कि ये कलअदम तंजीम से जुड़े हुए थे और ये मुल्क मुखालिफ मनसूबाबंदी साजिश का हिस्सा हैं, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। देखना होगा कि एनआईए की तरफ से ऑफिशियली बयान कुछ जारी किया जाता है या नहीं, लेकिन इस वक्त ये कार्रवाई चल रही है। वादी कश्मीर के शहर श्रीनगर में ट्रैफिक का जाल इस कदर गुंजलक है कि रियासत के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला भी परेशान हैं, और आज उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार ट्विटर के जरिए किया है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि इस वक्त शहर श्रीनगर में दीगर बड़े मसाइल के साथ साथ ट्रैफिक भी एक बड़ा मसला है। उन्होंने कहा कि रामबाग फ्लाईओवर बनने के बाद भी हालात में बेहतरी नहीं आई है। इंतजामिया ने कोई ख़ास इक़दाम नहीं किए, जिसकी वजह से ट्रैफिक का दर्द सर अब भी कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने इंतजामिया पर हल्का सा तंज करते हुए कहा कि सिर्फ फ्लाईओवर के पिलर और दीवारों पर नक्शो निगार और पेंटिंग करके खूबसूरत दिखाने से ट्रैफिक का दर्द कम नहीं हो जाएगा और ट्रैफिक का मसला हल नहीं हो सकता है। कुछ और चीज़ें हैं जो करने की ज़रूरत है। तो उमर अब्दुल्ला ने बाज़ाब्ता तौर पर तो शहर श्रीनगर की यह तस्वीर आपके सामने है। आज सुबह सुबह की तस्वीर है ट्रैफिक को लेकर के, जिस ट्रैफिक पर परेशानी का इजहार कर रहे थे उमर अब्दुल्ला और बता रहे थे कि शहर श्रीनगर में ट्रैफिक एक बड़ा मसला बना हुआ है और रामबाग फ्लाईओवर बनने के बाद भी ये मसला हल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि रामबाग फ्लाईओवर के अगर आप पिलर को देखें तो नक्शो नगार बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन उसके बगल में जो गाड़ियों की कतारें हैं वो बता रही हैं कि ट्रैफिक का दर्द अभी भी उसी तरह से गहरा है जिस तरह से पहले था। और इसी पर आज उमर अब्दुल्ला
जिला की जानिब से सवाल उठाया गया और कहा गया कि इंतजामिया को जिस अंदाज में कार्रवाई करनी चाहिए थी, इकदाम करने चाहिए थे इस ट्रैफिक के मसले को हल करने के लिए, इंतजामिया की जानिब से नहीं किया गया और ये नक्शो निगार के जरिए मसला ट्रैफिक हल नहीं किया जा सकता है। इसके लिए कुछ और करने की ज़रूरत है। क्या कुछ और करने की ज़रूरत है और इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है, ग्राउंड ज़ीरो पर क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात हैं, इसके लिए सीधे चलेंगे सैयद इरफान फाजिल के पास। हम इस वक्त ग्राउंड ज़ीरो से रामबाग से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद इरफान फाजिल, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है, पहले ये बताएं कि ट्रैफिक का क्या हाल है जहाँ पर आप खड़े हैं? देखिए रहमत, मैं इस वक्त उसी स्पॉट पर खड़ा हूँ क्योंकि रामबाग का कनेक्टेड फ्लाईओवर है और वो फ्लाईओवर जो कि काफी यहाँ बना हुआ है, मगर अभी भी ट्रैफिक की जो आमद का अगर हम देखेंगे जो दिक्कत है वो सुबह शाम अक्सर यहाँ पर दिखाई देती है। एक साइड से अगर देखा जाए तो दीवारों को रंगीन पेंटिंग से भी सजाया है, दूसरे साइड से अगर देखें तो ट्रैफिक का हाल बेहाल है। मैं थोड़ा सा अपने वीडियो जर्नलिस्ट खान मुदस्सिर को आगे दिखाना चाहूंगा कि वो थोड़ा सा दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पिलर्स पर खूबसूरत रंगीन पेंटिंग से इसे सजाया गया है, जबकि गर्दो गुबार अभी भी लगातार जारी है। एक साइड से अगर आप देखेंगे तो फ्लाईओवर के जो नीचे वाला हिस्सा है वहां पर मुकम्मल तौर पर डाइवर्जन लगाया गया है और डिवाइडर्स लगाए गए हैं ताकि वहां से ट्रैफिक जो है बिल्कुल चलेगा नहीं। दूसरी साइड से अगर हम देखें, यानी ये वो फ्लाईओवर है जो कि कनेक्ट होता है एयरपोर्ट के साथ भी, जो कि एयरपोर्ट के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है, मगर अगर आप थोड़ा सा देखें इस चौक में थोड़ा सा अगर जाम लग जाता है तो फ्लाईओवर पर गाड़ियों को चलने की काफी ज्यादा मुश्किलात जो है वो यहाँ दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस तो है, मगर ट्रैफिक के साथ साथ जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो यहाँ पर लैप्स है। दूसरी साइड से अगर आप देखेंगे तो ये वो रास्ता है जहाँ से आप डायरेक्ट एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, मगर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कंप्लीटली जो रोड है उसको चौक भी किया जाता है। कुछ गाड़ियां जो है रोड पर खड़ी हो जाती है जिसकी वजह से ट्रैफिक में जाम लग जाता है। पार्किंग के हवाले से अगर बात करें तो पार्किंग फैसिलिटीज जो है खासतौर पर लोग अब सड़कों पर ही पार्क गाड़ियां करते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई देती है। रहमत, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिस तरीके से आपने खुद भी बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सीनियर सरबराह है उमर अब्दुल्ला साहब, कल उन्होंने ट्वीट कर दिया और ये कहा कि जब से फ्लाईओवर बना है इसमें कोई चेंज ट्रैफिक में नहीं आई है। नो डाउट की दीवारों पर रंगीन अच्छी खासी पेंटिंग है, मगर ट्रैफिक मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए जिस तरीके से काम करना चाहिए था, देखिए वैसा काम नहीं हो रहा है। अभी भी हम देख रहे हैं कि सुबह शाम तकरीबन इतना ज्यादा जाम लग जाता है कि लोगों का मानना है अगर देखा जाए दफ्तर भी पहुंचना है, स्कूल भी पहुंचना है, देर आखिरकार हो ही जाती है। इरफान फाजिल, आज वर्किंग डे है और इस वक्त 11:45 हो रहे हैं। इस वक्त अगर आपके आसपास जहां पे आप खड़े हैं उस रामबाग फ्लाईओवर के पास ट्रैफिक की वो सूरत हाल नहीं है जिसको लेकर के कहा जाए कि बड़ा मसला है, लेकिन क्या ये सुबह जब ऑफिस के लिए निकलने का वक्त होता है 10 बजे 9 बजे के दरमियान, क्या उस वक्त ज़्यादा सूरत हाल ख़राब होती है, ट्रैफिक लंबी होती है और इस वक्त मसला हल हो जाता है? और रामबाग फ्लाईओवर की तामीर के बाद भी अगर मसला हल नहीं हुआ तो फिर क्या दूसरा रास्ता निकल सकता है यहाँ से इस मसले के हल के लिए? मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ा लेफ्ट पैन करे। आप रहमत देख सकते हैं कि ये जो रोड है ये रामबाग से सीधा खानपोरा चरारी शरीफ की तरफ जाता है, मगर आप अंदाजा लगा सकते हैं खुद ही अभी तो थोड़ा सा हल्का फुल्का ट्रैफिक है, जबकि दिन के 12 बजने वाले हैं, मगर सुबह शाम जो है काफी ज्यादा यहाँ भीड़ रहती है। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए काफी मुश्किलातों का सामना लोगों को करना पड़ता है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पर बस स्टॉप भी है, बस में अगर गाड़ी वाले ने गाड़ी खड़ी कर दी, इसके पीछे एक लंबी लाइन लग जाती है और उसे कंट्रोल करने के लिए आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर कितने ट्रैफिक के वो कर्मचारी है, वो ट्रैफिक के कवानीन है जो इसको कंट्रोल करते हैं। हमें सुबह कुछ लोग दिखाई दिए थे, मगर उसके बाद यहाँ कोई है नहीं। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल का भी हाल बेहाल है। देखिए यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है, मगर वर्किंग कंडीशन पे नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल जीरो है। और यहाँ से कॉर्नर टू कॉर्नर अगर आप देखें दूसरा ट्रैफिक सिग्नल भी लगा हुआ है, गर्दो गुबार से भरा हुआ है, जबकि कोई सिग्नल काम नहीं कर रही है। खाली यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग अगर चलते हैं गाड़ियों को लेकर तो खुद ही वो अपनी गाड़ियां मैनेज करते हैं, चाहे उनको रूट मैपिंग के मामला हो, चाहे उनको डाइवर्जन पे चलना हो, चाहे उनको कहीं पर भी चलना हो,
ट्रैफिक को वो कंट्रोल भी करते हैं और साथ ही साथ ट्रैफिक जाम के भी मनाजिर सुबह शाम इस रामबाग फ्लाईओवर में दिखाई देते हैं। रहमत, क्या ट्रैफिक महकमा से या रोड एंड ट्रांसपोर्ट महकमे में एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी कोई बात हुई है? उनकी जानिब से कुछ इस मसले पर गौर किया जा रहा है? क्या बताया जा रहा है कि किस तरह से इस मसले का हल निकाला जा सकता है, या फिर इसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं, जिसको सीरियस बहुत ज्यादा उमर अब्दुल्ला ले रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप देखिए यहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी खड़ी है, मगर हम आपको दिखाना चाहेंगे कोई लाउड स्पीकर नहीं लगा हुआ है यहाँ पर, सो दैट अनाउंसमेंट की जाती है कि गाड़ियों को पार्क ना करें, ट्रैफिक को स्मूथ रखें। मगर साहब, ड्राइवर साहब जो है वो गाड़ी में बैठे हैं, नो डाउट कि वो नजर रखे हुए हैं कि ट्रैफिक के मामला जो है, मगर कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दे रही है जिसकी वजह से ट्रैफिक को थोड़ा स्मूथ किया जा सकता है। रहमत, जरूर कल का जो ट्वीट है उस पर गौर करने की जरूरी है बात है, क्योंकि अगर आप रंगीन दीवारों से फ्लाईओवर को सजाएंगे, सड़कों को सजाएंगे, मगर दूसरे साइड से आपको ट्रैफिक को भी मैनेज करना है और खासतौर पर फ्लाईओवर को मैनेज करना है जो कनेक्ट होता है पूरे लाल चौक के साथ, करारी शरीफ के साथ, एयरपोर्ट के साथ, क्योंकि यही एक वो रोड है, यही एक वो फ्लाईओवर है जो अभी तक सबसे बड़ा शहर श्रीनगर में बना हुआ है। आने वाले टाइम में और भी प्लानिंग चल रही है नए फ्लाईओवर को तामीर करने की, मगर जमीनी स्तर पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसकी प्रॉपरली रूट मैपिंग की जाए, उसको वर्कआउट किया जाए। स्मार्ट सिटी में कई सारी चीजें हैं, मगर स्मार्टनेस का मतलब ये नहीं हुआ कि आप दीवारों को रंगीन करेंगे, ट्रैफिक का हाल बेहाल होगा। शहर श्रीनगर के सबसे बड़े फ्लाईओवर के नीचे सबसे बड़ा ट्रैफिक का दर्द है, जिसको बयान कर रहे थे हमारे नुमाइंदे इरफान फाजिल। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान, ग्राउंड जीरो की सच्चाई दिखाने के लिए, जिस पर उमर अब्दुल्ला ने तबसरा करते हुए परेशानी का इजहार किया और कहा कि ट्रैफिक का मसला शहर श्रीनगर में दीगर बड़े मसाइल में से एक है। इंतजामिया को जिस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए थी, इंतजामिया ने नहीं की। इसके नतीजे में लोग रोज़ाना सफ़र कर रहे हैं, मुश्किलात का सामना करने पड़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही अब लिए आते हैं आपको जम्मू कश्मीर से बाहर और यूपी लिए आते हैं, जहां एक सियासी मसला पड़ गया है। और सियासी मसला आन पड़ा है वो ये कि ईवीएम को लेकर के तरह तरह के सवालात उठने लगे। कल रिजल्ट आना है, लेकिन उससे पहले ही ईवीएम को लेकर के जगह जगह जो ईवीएम ट्रक में, गाड़ियों में पकड़ी जा रही हैं, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी और जो अपोजिशन की पार्टियां वो मसलसल सवाल उठा रही हैं। और कुछ लीडरान को हमने रात भर कंट्रोल रूम के बाहर, स्ट्रांग रूम के बाहर बैठ करके निगरानी करते हुए भी देखा है। ये वाराणसी से आई हुई तस्वीरें हैं जो रात में आई, कल शाम में आई, जहां पर एक ट्रक में वो देख लीजिए आप ईवीएम ले जाया जा रहा है और 2 ट्रक इससे रवाना हो गए। अखिलेश यादव ने इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम भी लगाया, इलेक्शन कमीशन से मुलाकात भी की है वफ्द ने, समाजवादी के वफ्द ने। लेकिन उसके बावजूद इंतजामिया के अपने दावे हैं। कहा जा रहा है कि ये वो ईवीएम नहीं है जो इस्तेमाल की गई है, ये सब ट्रेनिंग के लिए है, या फिर यूँ कहिए कि ये इस इलेक्शन से जुड़े हुए ईवीएम नहीं है। अगर इलेक्शन से जुड़े हुए ईवीएम नहीं है तो फिर घूम क्यों रहे हैं? और इसके साथ 3 ट्रक में, और 3 ट्रक जो थी, 2 ट्रक रवाना कहाँ हो गए? ये सवाल ऐसे हैं जो अपोजिशन की जानिब से पूछे जा रहे हैं। लेकिन इंतजामिया अपनी दलीलें दे रही हैं। क्या कुछ इंतजामिया की दलीलें हैं और क्या कुछ शिकायत हैं सियासी जमातों की तरफ से, वो भी सुनिए आप। आज घटना घटी है बनारस में, जिस तरह 3 गाड़ियां ईवीएम लेके निकली हैं और 2 गाड़ियां तो भाग गई और उसमें बोरे से जो उसको ढक करके लेके निकले, किसी तरह एक गाड़ी पकड़ी गई है। और जबकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि कोई भी ईवीएम अगर स्ट्रांग रूम से निकलती है तो वो प्रत्याशी को नोटिस हो, जिला अध्यक्ष को नोटिस हो और फोर्स के साथ वहां से उसको कहीं मूव किया जा सकता है। लेकिन ऐसा न करके चोरी से ईवीएम बदलने की नीयत से ये घटनाएं घटी हैं, उसकी शिकायत हम लोगों ने यहाँ किया है। और डीएम और कमिश्नर जब तक वहां रहेंगे तब तक न्याय मतगणना सही नहीं हो सकती है। जब तक डीएम और कमिश्नर को हटाया नहीं जाएगा तब तक मतगणना वहां हम लोग नहीं होने देंगे। क्या जवाब मिला? चुनाव आयोग ने क्या कहा? आश्वासन दिया है कि हम वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं। अब क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों का काम है कहना और काम करना इनको है। उत्तर प्रदेश कि भ्रम बस जो है वो कुछ इलेक्शन से संबंधित स्टेशनरी और खाली बाग ला रही थी। अब वो कूड़े की गाड़ी में थी, इसलिए लोगों ने आपत्ति की। आपने देखा है, लोग आए, सब संतुष्ट हो गए, देख लिए, सभी ने स्ट्रांग रूम देख लिया, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और सारी ईवीएम हमारी सुरक्षित है। इस बात पर कन्विंस होकर के लोग गए हैं। कार्रवाई की बात कर रहे हैं कि कार्रवाई हम इसकी जांच करेंगे, कोई जिम्मेदार होगा तो कार्रवाई जरूर होगी। कैसे बॉक्स थे इसमें, क्या ऐसा तो नहीं सर? ये प्रीकॉशन जो 20 केवल कुल संख्या में 20 थी, एक छोटी पिकअप गाड़ी पे वो कुछ लोगों के द्वारा रोकी गई और ये कंफ्यूजन हुआ
उन लोगों में कि ये पोल्ड ईवीएम तो नहीं है। बाद में वो धीरे धीरे इतने लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ सारे मजिस्ट्रेट आए, सारे अधिकारीगण आए, उन्होंने समझाया, परंतु भीड़ होने की वजह से अब सारे प्रत्याशियों को और पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है कि स्पष्ट कर लें जो ईवीएम ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग की थी। मेरे पीछे ये कंट्रोल रूम है, पूरा का पूरा जो स्ट्रॉन्ग रूम है, ट्रेडिंग है, इसकी बैरिकेडिंग को ब्रीच करने का मतलब नहीं होता है। जो बाकी ईवीएम्स हैं उनके स्ट्रॉन्ग रूम, उनके गोडाउन अलग हैं। ये ईवीएम और वो ईवीएम आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ये सारी चीज़ स्पष्ट की जा रही है। यहाँ पे कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने सख्ती की, तो उसकी भी हम जांच करवा लेते हैं कि कोई सख्ती की बात हुई भी नहीं हुई। हालांकि यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हैं और बातचीत है। अब सारे प्रत्याशियों को बुलाया गया है और सारी जो मशीनें इलेक्शन के दिन गई थी, जिनमें पोलिंग हुई है, उस सब की लिस्ट उनको जो मेल से भेजी गई, आज दोबारा हार्ड कॉपी दी जा रही है। जो ये 20 मशीनें हैं ये अभी अलग ही हैं उस गाड़ी पे, उनके सारे नंबर उनके साथ मैच करवा के दिखा दिए जा रहे हैं कि ये मशीन उन लिस्ट में नहीं है जो पोल पे गई थी। ये प्रशिक्षण की मशीनें अलग होती हैं, प्रशिक्षण के नंबर हैं, जिनके प्रशिक्षण पहले काउंटिंग के पोलिंग के दौरान हुए थे वही काउंटिंग के दौरान हो रहे हैं। कल के जो काउंटिंग है उसके बारे में अब हमने ये भी निर्णय ले लिया है कि कल की जो काउंटिंग है बिना ईवीएम के ही कर्मचारियों की करा दी जाएगी। फर्स्ट काउंटिंग में कुछ उनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है, बाकी परसों जब वो काउंटिंग के लिए आएंगे घंटा पहले ईवीएम वाला प्रशिक्षण दोबारा अंदर ही हाल में डेमो के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से दे दिया जाएगा। ये भी निर्णय ले लिया गया है। इन लोगों का आरोप है सर कि गाइडलाइन का वजह से किया गया। तो यूपी में कल बाज़ाब्ता तौर पर यूपी का फैसला होना है और 5 रियासतों का साथ ही साथ फैसला होना है, लेकिन उससे पहले ईवीएम पर संग्राम जारी है। बढ़ते हैं आगे और कुछ इंटरनेशनल खबरों को भी आप तक पहुंचा देते हैं। तुर्की में यानी तुर्की में उइगर जो मुस्लिम हैं, जो चीन के हैं, जिन पर तशद्दुद और जुल्म और जबर की एक लामुतनाही सिलसिला जिनके ऊपर चला हुआ है, जो इसको मुसलसल झेल रहे हैं, वो सब के सब उनको आवाज़ नहीं मिल रही है। उनको लेकर के कोई आवाज़ किसी भी, ना पाकिस्तान से ना ही दूसरे मुल्कों से, और हिंदुस्तान से भी इस तरह की आवाज़ें अगर मुसलमानों को लेकर के बहुत दिन पहले उठी थी। पाकिस्तान में तो उठती ही नहीं, हिंदुस्तान में उठाई गई थी, लेकिन अब यूक्रेन और रूस के बीच ये सारी आवाज़ें दब गई हैं। लेकिन तुर्की की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर उइगर मुस्लिमों के सपोर्ट में और चीनी जारहियत के खिलाफ, चीनी जुल्म जबर के खिलाफ आवाज़ उठी है। इस्तांबुल से आई हुई तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इस्तांबुल में बाज़ाब्ता तौर पर ख़वातीन ने मैदान में निकल करके, सड़कों पर निकल करके ये एहतजाज किया है चीन में मौजूद उइगर मुस्लिमों के हक़ में और चीन की जारहियत के ख़िलाफ़, और मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इस पाबंदी के दौर से उनको निकाला जाए और उनके ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है वो बंद हो। चलते चलते आपको यूक्रेन की जंग की सूरत हाल भी बता दें। 14वां दिन आज है। 14वें दिन भी सूरत हाल जूं की तूं है। धमाके वैसी हो रहे हैं, तबाहियाँ वैसी ही हैं, तकलीफ, दर्द, गम की तस्वीरें वैसी ही आ रही हैं। और ख़बर यह भी मिली कि मारियोपोल पर अब रूस ने करीब करीब कब्जा कर लिया है। निशाना अगला कीव है। कीव पर निशाना बड़े अच्छे अंदाज में और पूरी तैयारी के साथ लगाना चाह रहा है रूस। लेकिन इस बीच रूस की तरफ से आज सुबह सुबह सीज़ फायर का ऐलान फिर से किया गया। गुज़श्ता 3 से 4 दिनों से मुसलसल सीज़ फायर के ऐलान किए जा रहे हैं, लेकिन नतीजे में ऐसी कोई तस्वीर हमें देखने को नहीं मिल रही है जिसकी वजह से हम कह सकें कि यूक्रेन जंग का अंजाम हो सकता है बहुत जल्द ख़त्म हो जाए। जंग में यूक्रेन का बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन अच्छी बात यह रही कि सुमी के शहर में जो हिंदुस्तानी फंसे हुए थे वो सब के सब हिंदुस्तान वापस पहुंच रहे हैं। सबको निकालने में कामयाबी मिल गई है। लेकिन इस बीच हिंदुस्तान ने न सिर्फ हिंदुस्तानियों को सुमी शहर से निकाला, चूंकि सुमी शहर पर बाज़ाब्ता तौर पर मुसलसल हमले हो रहे थे। 700 से ज़्यादा हिंदुस्तानी वहां फंसे हुए थे, पाकिस्तानी भी फंसे हुए थे, बांग्लादेशी और नेपाली भी फंसे हुए थे। लेकिन जब हिंदुस्तान की सरकार ने, हिंदुस्तान की वजारत खारजा ने, हिंदुस्तान के सफारतखाने ने इनखला का अमल शुरू किया सुमी शहर से, तो उसमें न सिर्फ यह कि हिंदुस्तानी शहरियों को निकाला गया, बल्कि उसमें पाकिस्तानी शहरी भी थे और बांग्लादेशी, नेपाली शहरी भी। तीनों मुल्कों से एक एक शहरी को निकाला गया है। एक को कीव से, पाकिस्तानी शहरी को, जो लड़की है उसको कीव से, खारखिव से निकाला गया है, और 2 जो बांग्लादेश और नेपाल से ताल्लुक़ रखते हैं दोनों को सुमी से निकाला गया है। और
पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली उस लड़की ने बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तान सरकार का शुक्रिया अदा किया है कि उनकी जान बच गई और उन्होंने इस मुश्किल सूरत हाल में हमारी मदद की। ये वो लड़की है जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन हिंदुस्तान ने इसका इनखला के काम को अंजाम दिया है और इसे उस मुश्किल सूरत हाल से, जंग वाले जगह से निकालने में कामयाबी हासिल करे, जिस पर यह हिंदुस्तान का शुक्रगुजार है। Hello. My name is Asma Shafiq and I'm from Pakistan. And I'm very thankful to the embassy of Indian Embassy of Kiev for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations. And also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us, and hope we get home safely because of the Indian Embassy. इसके साथ उर्दू खबरनामा यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान रहमत कलीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।